दोस्तों, एक व्यक्ति अपने काम पे गया हुआ था, लेकिन उस काम पर उसका मन नहीं लगता है। अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर के अंदर जैसे ही दाखिल होता है तो उसके कानों में एक आवाज़ पहुंचती है। उस आवाज़ को सुनकर अपने किचन की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही दाईं तरफ देखता है तो वह नज़ारा देखकर एकदम उसके पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है। लेकिन जो नज़ारा देखता है, उस नज़ारे की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन जब पुलिस लोगों के सामने सच्चाई निकल के लाती है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है और साथ में कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए, पहली बार आए हुए, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का ही बिजनौर ज़िला पड़ता है और ठीक उसी में ही रेहड़ एक थाना पड़ता है और रेहड़ का ही फाजलपुर एक गांव पड़ता है। उसी गांव का ही रहने वाला होता है वीर सिंह, जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास होता है। उसकी पत्नी होती है सुशीला, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास होता है। वीर सिंह के टोटल 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास होता है, और बेटा जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होता है। वीर सिंह जो होता है, अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए जो पशु होते उनके पैर में नाल लगाने का काम किया करता था, जिसकी वजह से वीर सिंह के पास ठीक ठाक पैसे आ जाते थे। उसी पैसे से अपने परिवार का तौर तरीके से पालन पोषण कर पाता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 13 जनवरी का ही। दोपहर का टाइम होता है, तो उसी वक्त वीर सिंह जो होता है अपनी बाइक लेता है और लेने के बाद ठीक सुहावला बाजार चला जाता है। लेकिन शाम हो जाता है, वह अपने घर लौट के नहीं आता है। उसकी अपनी पत्नी सुशीला उसके मोबाइल पर कॉल करती है, लेकिन वीर सिंह का मोबाइल जो होता है बंद बता देता है। बड़े अचंभे में पड़ जाती कि अभी तो मोबाइल चार्ज कर अपने साथ ले गए थे, आखिर उनका मोबाइल बंद क्यों बता रहा है। बार बार कोशिश करती है, हर बार बंद बताता है, जिसकी वजह से सुशीला परेशान हो जाती है। इतनी परेशान हो जाती है, उनकी तलाशी करने के लिए अपने घर से भी निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में उनकी खोज खबर लेती है, तब भी वीर सिंह के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। और इसी सूचना खुद सुशीला जा अपने देवर राम गोपाल को देती है, और राम गोपाल जैसे ही खबर पाता हुआ भी अपने भाई वीर के पास फ़ोन कर देता है। तो पता चलता है वीर का मोबाइल नंबर अभी भी बंद बता रहा होता है। तो उसी समय राम गोपाल अपने भाई की तलाशी करने के लिए वहाँ भी निकल जाता, काफ़ी जगह तलाशी करता है, लोगों को भी खबर देता है, लोग भी तलाशी करते हैं। लेकिन तभी वीर सिंह के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। काफ़ी अचंभे में रह जाता कि आखिर हमारा भाई कहाँ चला गया। और जैसे ही रात का पहरा होने वाला होता है, तो उसी वक्त इधर राम गोपाल अपने कुछ हितैषियों को साथ लेता है, और साथ लेने के बाद नज़दीकी पुलिस थाने अब रेहड़ पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद अपने भाई वीर सिंह का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देता है। वहां के जो थाना इंस्पेक्टर होते हैं, उसी समय राम गोपाल सिंह से ही वीर सिंह का फ़ोटो लेते हैं और मोबाइल नंबर लेते हैं, और इधर तलाशी करना उसी वक्त शुरू भी कर देते हैं। राम गोपाल घर पहुंचता है और अपने परिवार को साथ लेता है। वीर सिंह की तलाशी करने के लिए वह निकल जाता है। पूरी रात बीत जाता है, तब भी वीर सिंह अपने घर अब लौट के नहीं आता। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है, तो राम गोपाल अपने कुछ हितैषियों को साथ लेता है, और साथ लेने के बाद सुहावला बाजार की तरफ फिर निकल जाता है। कुछ उसके साथ अपने हितैषी भी होते हैं। तभी उसी में से हितैषियों की जो नज़र होता है, ठीक सुहावला रोड के करीब जैसे ही पहुंचते हैं, इसी की दूसरी साइड एक सड़क होता है। उसी सड़क की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, तो एक झाड़ी होता है। उसी झाड़ी में देखते हैं कि वहाँ पर तो उसका अपना बड़ा भाई वीर सिंह लहूलुहान अवस्था में, मृत अवस्था में वहीं पड़ा होता है।
जो व्यक्ति होते हैं आवाज़ लगाते हैं, राम गोपाल पहुंचता, देखकर वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ता। इसकी जो सूचना होता है सुशीला को देता और सुशीला अपने दोनों बच्चों को लेकर वहीं पहुंचती और दहाड़े मारकर चीख चिल्लाना अब शुरू कर देती है। लेकिन राम गोपाल इसकी जो सूचना होता है हरहरपुर गांव का ही जो थाना पड़ता है अफजलगढ़, उसी समय फ़ोन कर देता है वहाँ के थाना प्रभारी नरेश कुमार। जैसी खबर पाते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं, तुरंत घटना पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद डेड बॉडी का वही निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि वीर सिंह के शरीर पर किसी भारी भरकम वस्तु से गहरे चोट के निशान पड़े हुए होते। उनको अंदाज़ा हो जाता कि भारी भरकम वस्तु से ही इधर वीर सिंह की हत्या की गई है। पुलिस की टीम वहीं पर राम गोपाल से पूछताछ करने लग जाती कि आखिर तुम्हारे भाई का किसी के साथ क्या दुश्मनी था। तो राम गोपाल वहीं तुरंत ही वहां थाना प्रभारी नरेश कुमार के सामने कहने लग जाता कि साहब हमारे भाई का ठीक 2 जनवरी को ही अंकुल, शकील और ब्रह्मपाल और साथ में साहब रवि ने चारों मिलकर हमारे भाई के साथ काफ़ी बुरी तरीके से झगड़े तकरार किए थे। तो थाना प्रभारी कहने लग जाते आखिर किस कारण किए थे। तो राम गोपाल कह देता है कि साहब हमारे भाई का उनसे कुछ पैसे का लेन देन था, इसी की वजह से उन्होंने कुछ झगड़े तकरार किए हुए थे। पुलिस की टीम जो होती है इधर राम गोपाल की बात सुनती है। सुनने के बाद धारा 304 के तहत चारों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है और वहीं रवि सिंह की बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी जो अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। पुलिस की टीम इस केस की सुलझाने के लिए कुछ कड़ियाँ जोड़ना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है इधर चारों के घर पहुंचती है, लेकिन चारों को जब घर पहुंचती है पता चलता चारों उस वक्त घटना के वक्त अपने घर पर मौजूद होते हैं। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है चारों के मोबाइल नंबर का लॉट लोकेशन भी देखती है। पता चलता कि सही में उनके मोबाइल जो होते हैं उनके घर में ही मौके पर एक्टिवेट पड़े हुए होते हैं। पुलिस की टीम को समझ में नहीं आता कि अज्ञात हत्यारे के ऊपर कैसा कदम उठाया जाए, क्योंकि पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त फोरेंसिक टीम की मदद भी लेती है और फोरेंसिक टीम की मदद लेने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल के लोकेशन के तहत जांच पड़ताल करती है। तो पता चलता घटनास्थल पर 3 अनजान नंबर दिखाई पड़ते हैं। पुलिस की टीम उन अनजान नंबरों के बारे में जानकारी लेते हैं। पता चलता एक अनजान नंबर जो होता है किसी सोमपाल के नाम से रजिस्टर होता है। पता चलता सोमपाल जो होता है ठीक रवि सिंह का ही अपना एक भतीजा होता है। पुलिस की टीम इधर सोमपाल के बारे में जानकारी लेने के लिए रवि के ही गांव पहुंचती है। काफ़ी लोगों से पूछताछ किया जाता है। पता चलता सोमपाल का ही रवि के घर काफ़ी आना जाना होता है। लेकिन पुलिस के सामने जब चौंकाने वाली खुलासा गांव की तरफ से होता है, इसे पुलिस को सुनकर पूरा यकीन हो जाता है। लेकिन जो घटनास्थल पर 2 संदिग्ध नंबर और मिले हुए थे, पता चलता है वह संदिग्ध नंबर सोमपाल के ही मोबाइल नंबर में ही एक नंबर होता है। वह नंबर किसी लवकुश और साथ में साहिल के नाम से होता है। पुलिस की टीम जो होती है बिना टाइम गंवाए सबसे पहले जाकर इधर सोमपाल को अपने कस्टडी में थाने लेकर पहुंच जाती है। लेकिन सोमपाल कोई ऐसा साथी मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके और पुलिस के सामने तुरंत ही इधर जाकर रवि कुमार की पत्नी सुशीला का नाम ले लेता है और पुलिस की टीम जाती सुशीला को उसके घर से धर दबोचती है, थाने लेकर पहुंच जाती है। और सुशीला थाने में जैसे ही सोमपाल को देखती समझ जाती सारा माजरा क्या हो सकता है और उसी वक्त अपने पति रवि कुमार की हत्या अपने हाथों से किए हुए स्वीकार कर लेती है और साथ में जो कहानी बयां करती है इसे सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश का ही जिला पड़ता है बिजनौर, उसी का ही जाना माना गांव पड़ता है ठीक फाजलपुर। उसी गांव का रहने वाला होता है रवि कुमार, जिसकी शादी ठीक 12 साल पहले सुशीला के साथ हो जाता है। सुशीला देखने में खूबसूरत भी थी और चंचल भी थी और पढ़ाई में एक नंबर भी थी। लेकिन जब अपने ससुराल पहुंचती अपने पति के साथ सेवादारी में लग जाती, कुछ तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाती है। वक्त बड़ी तेज़ी से भागता है। सुशीला और साथ में रवि के बीच टोटल 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें बड़ी बेटी होती है और एक छोटा बेटा होता है। लेकिन अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए पशुओं के पैर में नाल लगाने का काम किया करता था, जिसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते थे और अपने परिवार का खर्चा बड़े आसानी से उठा लिया करता था। लेकिन उसी अफजल ही गांव का ही रहने वाला होता है सोमपाल। सोमपाल के अपने टोटल 2 बहन भी होती है और एक बड़ा भाई भी होता है।
सोमपाल पढ़ा लिखा भी होता है, लेकिन उसके पढ़ाई में मन जब नहीं लगता तो अपने परिवार में रहकर घर गृहस्थी में उलझ जाता है, जिसकी वजह से लफड़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन यह दिन भर मजदूरी करने के बाद जब वीर सिंह अपने घर लौटता, शाम के टाइम जाता, अपने घर में घुसता, तुरंत ही चारपाई पकड़ लेता, जिसकी वजह सुशीला जब करीब जाती, गहरी अवस्था को, नींद को देखकर तुरंत ही समझ जाती कि अब हमारी हसरतें पूरे होने वाली नहीं है। और इसी को लेकर सुशीला अपने पति से रात में चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देती है। उसके हसरतें वहीं पर धरे के धरे रह जाते हैं। सुशीला को भी लगने लगता है कि हमने बहुत जल्दबाजी कर दी इस वीर सिंह से शादी करने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा पति चाहिए था जो हमारे हर ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहे। लेकिन वीर सिंह को यह पता नहीं होता है कि औरत की कुछ और ज़रूरत होती है, क्योंकि समय के हिसाब से वीर सिंह की जो उम्र होती है वह ढलना शुरू हो जाता है। सुशीला अपने घर में रहकर अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए कोशिश भी करना शुरू कर देती है। तभी इसी बीच घटना से मात्र 2 साल पहले सोमपाल का भी अपने चाची यानी कि अपने चाचा वीर सिंह के घर आना जाना बन जाता। आने जाने की वजह से अपने ही जब चाची इधर जाकर अब सुशीला को देखता है, देखने के बाद एक ही नज़र में दीवाना हो जाता। भले सुशीला 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन समय के हिसाब सुशीला की जो उम्र होती है ऐसी नहीं लगती कि ढल चुकी है, बल्कि लगती है कि अभी 22 से 23 साल के ही करीब पहुँची है। इधर सोमपाल का मन और तेज़ी से उफान मारना शुरू कर देता है कि सुशीला को हासिल कैसे किया जाए। और इसकी वजह सुशीला के घर में जब भी पहुंचता तो खुद सुशीला के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता। लेकिन सुशीला जब पहली नज़र में ही सोमपाल को देखती है, वह भी सोमपाल को देखकर आभास लगा लेते हैं कि ज़रूर सोमपाल में वह कमी पूर्ण करने की हिम्मत है जो हमारे पति वीर सिंह के अंदर नहीं है। और सोमपाल के पीछे ही खुद सुशीला पड़ जाती है। लेकिन सोमपाल अपने घर में रात दिन सुशीला के यादों में करवटें बदलना शुरू कर देता है। उसके मन में हिलोरे मारने शुरू कर देते हैं कि कैसे जाकर अपने चाची के सामने अपने प्यार का इजहार किया जाए। लेकिन जब भी मौका पाता सोमपाल खुद भी पार के घर पहुंचने के बाद सुशीला के इर्द गिर्द घूमने के लिए मंडराना शुरू कर देता और मौका तलाशता कब जाकर अपने ही चाची के सामने अपने प्यार का इजहार अब किया जाए। और तभी एक दिन जैसे दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त सोमपाल तो घर में घुसता है। पता चलता है उसके जो चाचा होते हैं वीर सिंह भी नहीं होते, दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। सुशीला घर में अकेली होती है, लेकिन उसी वक्त खाना पका रही होती है और वहीं पर सोमपाल खड़ा हो जाता है। सुशीला कहने लग जाती है कि एक काम करो, हमारे लिए इसी समय जाकर मसाला ले आओ, और मसाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जल्दी लेकर आना। सोमपाल कह देता है मसाला तो हम लाएंगे चाची, लेकिन इसके लिए कुछ हमारी अपनी ज़रूरत है, उसको भी पूरा करना पड़ेगा। सुशीला समझ जाती कि हो सकता है सोमपाल चाय बनाने की मांग कर रहा हो, तुरंत ही जल्दबाजी में हामी भर लेती है और वहीं से जल्दबाजी में जाता है और 5 मिनट के अंदर मसाला लेकर पहुंचकर सुशीला को पकड़ा देता है। सुशीला सब्जी बनाने में व्यस्त हो जाती है। वहाँ पर खड़ा हुआ सोमपाल कहने लग जाता है कि चाची हमने आपकी जो ज़रूरत है उसको तो पूरा कर दिया, लेकिन हमारी भी कुछ ज़रूरत है, उसको जल्द से जल्द पूरा कर दो। सुशीला कहती थी बैठो, तुम्हारे लिए अभी हम चाय बनाते हैं। और वहीं पर सोमपाल खड़ा हो जाता, कहने लग जाता है कि हमें चाय नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। सुशीला मुस्कुराती हुई कह देती है कि जल्दी बताओ, हमें काफ़ी जल्दी हो रही है, क्योंकि अभी हमारे पति आने वाले हैं, उनके लिए नाश्ता ज़रूर तैयार करना है, इसीलिए तुम अपने मन की बात हमारे सामने रखो। लेकिन वहीं पर मन को नीचा करते हुए सोमपाल कहने लग जाता है कि चाची हम तुमसे बेतहा प्यार करते हैं और दुनिया तुम्हारे साथ बसाना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर इधर सुशीला कह देती है कि आखिर तुम बड़े जल्दी बड़े हो गए, हमें पता भी नहीं चला। लेकिन वह नहीं समझ पाती कि जो कह रहा है सोमपाल अपने दिल की इच्छा से कह रहा है। लेकिन वहाँ पर हंसी करके तो रह जाता है और फिर अपने जेब से एक लेटर निकालता। वह लेटर जो होता है सुशीला को पकड़ा देता, वहाँ से चला जाता। लेकिन सुशीला जैसे ही खाना बना के निकलती है, निकलने के बाद जब रात का टाइम होता तो उसी वक्त सुशीला उस पत्र को पढ़ती, उसमें देखती है कि सोमपाल ने हमारे लिए अपने दिल की हर बात रख दी है, यहाँ तक हमसे अपनी ज़िंदगी मांग रहा है। और पत्र को देखकर सुशीला तो वही खुश हो जाती है, मुस्कुरा पड़ती है। उसको भी लगने लगता है कि हमारी जो ज़रूरत, हमारे जो सपने थे, वह लग रहा सोमपाल ही पूरा कर सकता है। आखिर इतनी जल्दी हमने क्यों कर दी शादी करने के लिए? अगर समय मांगते तो हो सकता समय के हिसाब से हमें सोमपाल ज़रूर मिल जाता। अब रोज़ का इधर सुशीला का जो होता है खाने में कोई ना कोई निकालने का मकसद बन जाता है। लेकिन सुशीला की हिम्मत जवाब देना शुरू कर देती, कब जाकर अपने प्यार का इजहार हम खुद करें।
और तभी जैसे दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त सुशीला अपने घर में देखती कोई नहीं। सुशीला बाहर जाती है और जाती है तो वहीं से सोमपाल को आवाज़ लगाती है। सोमपाल तो वहीं तो रहता है, भाग के घर में आ जाता है। सुशीला कह देती है, बताओ तुम हमसे 4 दिन पहले क्या कहने वाले थे, फिर बता दो। लेकिन अपने नज़रें वहाँ सोमपाल नीचे कर लेता, करे लग जाता है कि वही कहना चाहते हैं जो 4 दिन पहले कहे थे, लेकिन हमारी जुबान में हिम्मत नहीं हो रही है। सुशीला जाती है करीब और जाने के बाद उसको अपने ही पास रख लेती है और रखने के बाद अपने बेडरूम में ले जाती है। फिर वही रिश्ते को अंजाम दे देती है। और रिश्ते का जो सिलसिला होता है सुशीला और साथ में उसका अपना जो भतीजा होता है सोमपाल के बीच आए दिन चलना शुरू हो जाता। भले ही सोमपाल सुशीला से 10 साल छोटा ही होता है। अपने रिश्ते को अंजाम देने के लिए कोई भी कसर सोमपाल और इधर सुशीला नहीं छोड़ती। यह सिलसिला लगभग चलते चलते 2 साल का जब वक्त बीत जाता है, तभी घटना से मात्र 2 महीने पहले ही एक दिन दोपहर का जब टाइम होता, उसी वक्त इधर वीर सिंह अपने खेत में कुछ काम करने के लिए अपनी पत्नी से बोलकर शाम को आने के लिए निकल तो जाता है, लेकिन उसका काम में मन नहीं लगता तो अपने घर चलाता है। लेकिन अंदर जाता है, देखता है उसकी पत्नी का जो बेडरूम का जो दरवाज़ा होता है वह तो खुला होता है। अंदर जाता है तो कुछ पाता नहीं, अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, लेकिन सुशीला की आवाज़ कहीं गूंजती नहीं है। लेकिन जैसे किचन की तरफ बढ़ता है तो देखता किचन में किसी की हंसने की आवाज़ आ रही है। किचन की तरफ जाता है और वही नज़ारा देखता दंग सा रह जाता, क्योंकि किचन में ही सुशीला और सोमपाल एक ही तरह पत्नी के रिश्ते की तरह बंधे पड़े हुए थे। यह नज़ारा देखकर वही वीर सिंह एकदम हचक्का बचक्का रह जाता। ऐसा लगता है कि आज तो पैरों के नीचे से ज़मीन थी उड़ सी गई है। वीर सिंह अपनी पत्नी के सामने खड़े होकर कुछ बात रखना चाहता था, लेकिन इसी बीच सोमपाल वहाँ से तो फरार हो जाता, लेकिन अपनी पत्नी को पाता पहले तो पिटाई करता है, फिर हिदायत देता कि आज के बाद हमारे घर सोमपाल कभी नहीं आना चाहिए। उसी दिन से इधर सोमपाल और सुशीला के बीच दूरी तो पनपती है, लेकिन कुछ दिन पनपती है। दोबारा इनके बीच चोरी छुपे मिलना सुनना शुरू हो जाता है। वीर सिंह अपने छोटे भाई राम गोपाल को भी खबर दे देता है कि आखिर तुम घर में रहते हो तो ध्यान क्यों नहीं देते। राम गोपाल कहता है क्या करे, हमें इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन उसी दिन से भी राम गोपाल अपने भाभी के ऊपर नज़र गड़ाना शुरू कर देता, जिसकी वजह सुशीला और इधर सोमपाल की जो दूरी होती है और बढ़ते चली जाती है। सुशीला सोचती है आखिर इस दूरी को करीब लाने के लिए रास्ता क्या निकाला जाए। तभी एक दिन खुद मौका निकाल कर पहुँच जाती खुद इधर सोमपाल के घर में, लेकिन उसके घर में कोई नहीं होता और वहीं पर पहले तो रिश्ते को अंजाम देती, फिर उसके सामने कहने लग जाती है कि आखिर जब हम तुम एक दूसरे के सामने अपने प्यार के इजहार तो कर चुके हैं तो शादी क्यों नहीं कर लेते। सोमपाल कहता चाची हम तो हर वक्त तुम्हारे साथ खड़े, हर वक्त तुम्हारे साथ शादी भी करने के लिए हामी भर चुके हैं। सुशीला कह देती है वह शादी तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पति हमारे बीच अड़ंगा बना रहेगा, इसलिए तुम बड़ी जल्दी फैसला लो, हमारे पति को हमारे रास्ते से कैसे न तैसे कर कर हटाओ। यह बात सुनता सोमपाल तुरंत ही अपनी चाची की बात को सुनकर खुश हो जाता। उसी वक्त सुशीला और सोमपाल दोनों मिलकर एक खतरनाक ऐसा साजिश रखते हैं, जिस साजिश का जो रास्ता होता सीधा का सीधा जाकर जेल में खुलता है। सोमपाल का ही एक अपना करीबी दोस्त होता है जो ठीक उत्तराखंड के ही उधम सिंह नगर का ही रहने वाला होता है, लवकुश। लेकिन लवकुश का एक अपना और करीबी दोस्त था साहिल, और लवकुश और साहिल से जाकर खुद इधर सोमपाल मिलता है और दोनों को कुछ पैसे के लालच देता है। और उसी समय सोमपाल की बातों में आकर लवकुश और साहिल दोनों शामिल हो जाते हैं और अच्छे समय का इंतज़ार करते कब मौका मिले, कब अपने चाचे को रास्ते से ठिकाने लगाया जा सके। और तभी ठीक 13 जनवरी साल 2021 का है दोपहर का जब टाइम होता, उसी वक्त इधर वीर सिंह अपने घर तो आता है, लेकिन कुछ अर्जेंट काम बोलकर अपने ही बाजार सोहाला बाजार के लिए अपनी बाइक लेकर निकल पड़ता है। तभी सुशीला जो होती अपनी फ़ोन निकालती और निकालने के बाद अपने पति की जाने की जानकारी अब सोमपाल को दे देती है। और सोमपाल जैसे खबर पाता उसी समय इसकी जानकारी लवकुश और साहिल को देती है। लवकुश और साहिल को लेता है सोमपाल, तुरंत वहाँ भी सोहाला बाजार के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही इधर अपनी बाइक लेकर अब वीर सिंह सुहाला होते हुए मच्छम मार्ग पहुँचता है तो ठीक हररपुर गांव पड़ता है। लेकिन उसी झाड़ी में पहले से छुपा हुआ सोमपाल अपने दोस्तों को लेकर बैठा होता है और बाइक गड़गड़ाती हुए देखता है तो सोमपाल उठ जाता है, रास्ते में खड़ा होता है, देखता है कि बाइक लेकर बड़ी तेज़ी से वीर सिंह आ रहा है और वहीं डंडा लेकर खड़ा हो जाता है।
लेकिन जैसे करीब पहुंचा सोमपाल उसी डंडे से एक दो बार प्रहार करता, जिसकी वजह से अपनी बाइक लेकर वहीं वीर सिंह गिर जाता। फिर उसी के ऊपर तीनों मिलकर एक डंडे से कई बार पिटाई करते, जिसकी वजह से वीर सिंह वहीं हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाता है। फिर उसके बॉडी को तीनों लेने के बाद पास एक नहर होता है और नहर के दोनों साइड एक पक्की दीवार होती है, उसी के बीच ले जाकर वीर सिंह के बॉडी को डंप कर देते। उसका मोबाइल लेते हैं और लेने के बाद उसके सिम को निकाल लेते हैं। पास एक खेत होता है, उसी खेत में ले जाकर सिम को तोड़ कर रख देते हैं और डंडा ले जाकर वहीं गन्ने का खेत होता है उसी में छुपा देते हैं। फिर तीनों अपने घर चले आते हैं और सोमपाल फ़ोन करके इसकी जानकारी अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी जो चाची होती हैं इधर जाकर सुशीला को दे देते। सुशीला बड़ी खुश हो जाती है, समझ जाती है कि अब तो हमारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से बीतेगी। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आती है निकल कर, इससे सुनने के बाद लोगों को तो अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है सुशीला और साथ में सोमपाल के ही तहरीर पर सोमपाल के अपने दोनों दोस्त लौकुश और साथ में साहिल को भी जल्द कस्टडी में लेती है और लेकर इन चारों को ले जाती वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में इन चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।